हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीज को देखेंगे, जो कि पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक ना? तो आप लोग को काफी सभी प्रश्नों का एनालिसिस जो है ना काफी बढ़िया मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखिए और अपना रिवीजन सारी चीज़ों का कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर लोथल। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन नगर जिसे लोथल कहा जाता था, किसने खोजा था? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एस आर राव या फिर जेपी जोशी। तो ध्यान रखिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर है इसकी खोज की थी एस आर राव ने। ठीक है, एस आर राव। आइए अब सभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल को हम लोग देखेंगे। ठीक ना? वो किस नदी के किनारे है और इसकी खोजकर्ता कौन है और किस वर्ष खोज की गई थी। जैसे देखिए, हड़प्पा हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है और इसे दयाराम साहनी ने खोज की थी और 1921 में। ये कब की थी? तो 1921 में। उसके बाद मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है और राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, राखाल दास बनर्जी ने खोज की थी 1922 में। चिन्हुदड़ो चिन्हुदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और एनजे मजुमदार ने खोज की थी 1931 में। चिन्हुदड़ो सिंधु नदी के तट पर एनजे मजुमदार ने खोज की। लोथल लोथल भोगवा नदी के किनारे, एस आर राव ने इसकी खोज की 1954 में। लोथल भोगवा नदी के किनारे एस आर राव ने खोज की 1954, यही पता नगर है। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा घगर नदी पर और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की कब? तो 1951 में। अमलानंद घोष ने खोज की 1951 में। उसके बाद है रोपड़। रोपड़ जो है सतलुज नदी के तट पर है और यह शर्मा ने इसकी खोज की थी 1953 में। ध्यान रखिएगा, 1953 में। उसके बाद बनावली। बनवाली जो है ये रंगोई नदी के तट पर है और इसकी खोज आर एस बिष्ट ने की थी कब? तो 1974 में। आर एस बिष्ट 1974 में। धौलावीरा धौलावीरा जो है ये लूनी नदी के तट पर है और इसकी खोज जेपी जोशी और आर एस बिष्ट ने की थी 1967-90 में। उसके बाद सुतकांगेडोर जो है ये दास्क नदी के तट पर है और इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। 1927 में। ध्यान रखिएगा, 1927 में। अब देखिए, एक और है रंगपुर। रंगपुर जो है मादर नदी के तट पर है और इसकी खोज एम एस वत्स ने किया था 1931 में। ध्यान रखिएगा, 1931 में। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। हड़प्पा जो था ये सबसे पहले खोजा गया स्थल था। मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ लेता है क्या होता है, तो मृतकों का टीला। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। लोथल जो था ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। धौलावीरा, यह स्थल 3 भागों में विभाजित था और यहाँ जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली थी। धौलावीरा जो था ये प्रबंधन प्रणाली की यहाँ पर उन्नत व्यवस्था थी और यह 3 भागों में विभाजित था। ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित था, तो वो है धौलावीरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि मोहम्मद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? मोहम्मद गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण जो था ये किसके विरुद्ध था? सोलंकी, प्रतिहार, चंदेल या फिर जाट। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गजनबी का जो भारत पर अंतिम आक्रमण था ये जाटों के विरुद्ध था। ठीक ना? जाटों के विरुद्ध इसका अंतिम आक्रमण था। तो आइए मोहम्मद गौरी से संबंधित सारी चीजें देख लेते हैं जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। देखिए, मोहम्मद गजनबी का वंश पूछ लेगा तो यह गजनी का यामिनी वंश से संबंधित है। गजनी का यामिनी वंश से ये संबंधित है। उसके बाद पिता, इनका पिता का नाम था सुबुक्तगीन। इसका पिता का नाम क्या था? तो सुबुक्तगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था। तो सुबुक्तगीन जो था ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था। उपाधि यमीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत। ये उपाधि कौन धारण किया था? तो गजनी। यमीन उद दौला, अमीन उल मिल्लत, और वह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ध्यान रखिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक पूछ लेगा तो कौन हो जाएगा? गजनी। उसके बाद उपनाम, इसको बुत सिकन के नाम से भी जाना जाता था। बुत सिकन मतलब कि यह मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक ना? ये मोस्टली क्या करता था कि भारत आता था और मंदिरों मंदिरों में ही लूटपाट करता था और मंदिर से क्या करता था कि मूर्तियों को तोड़ देता था।
उसके बाद देखिए भारत पर आक्रमण। इसका जो भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था, ये भारत की संपत्ति लूटना और इस्लाम का प्रचार करना, साम्राज्य विस्तार का मुख्य उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य था सिर्फ संपत्ति लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। यह साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण नहीं करता था, ध्यान रखिएगा। कुल आक्रमण हेनरी इलियट के अनुसार, ध्यान रखिएगा, हेनरी इलियट के अनुसार इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार आक्रमण किया है। गजनी जो था ये भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल को हराया, ठीक ना। ये प्रथम आक्रमण कहां पर किया था, तो पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। अब देखिए जयपाल ने पराजय के बाद आत्मदाह कर लिया था। जो जयपाल पंजाब के राजा था, ये गजनवी से हारने के बाद क्या कर लिए थे, तो ये आत्मदाह कर लिए थे। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो कि एग्जाम में पूछते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए सोमनाथ मंदिर, ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण करता है और यह उसका 16वां और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। यह इसका कौन सा आक्रमण था, तो 16वां था। ध्यान रखिएगा सोमनाथ मंदिर का पूछता है डेट की कब आक्रमण किया था और ये कौन सा उसका आक्रमण था, ठीक ना। और उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा, ठीक ना। वो सोमनाथ मंदिर कहां पर था, तो गुजरात में था। और उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। तो गुजरात का उस समय कौन शासक था, तो भीम प्रथम था। वो चालुक्य वंश से संबंधित था। और इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी का था और यह आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, जिन्होंने सोमनाथ से लौटते समय उसे परेशान किया था। यह जब सोमनाथ से धन लूट कर जा रहा था तो इसे जाटों ने परेशान किया था। तो उसके बाद ये क्या किया कि जाटों के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण करता है। तो ध्यान रखिएगा इसका अंतिम आक्रमण। गजनी के दरबार में 4 प्रमुख विद्वान रहते थे, ध्यान रखिएगा। गजनी के जो दरबार में 4 विद्वान रखते थे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलबरूनी, अलबरूनी का पुस्तक है किताब उल हिंद, जिसे तहरीक ए हिंद भी कहा जाता है, ठीक ना। किताब उल हिंद किसने लिखा है, तो अलबरूनी। यह भारत आने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार था, ध्यान रखिएगा। अलबरूनी कौन था, तो यह भारत आने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार था। उसके बाद दूसरा हो जाएगा फिरदौसी। इसे पूर्व का होमर कहा जाता है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। इसने शाहनामा की रचना की, ठीक ना। शाहनामा की रचना कौन किया था, तो फिरदौसी। उत्तबी, यह गजनवी का शाही इतिहासकार था। इसने किताब उल यामिनी लिखी थी, ध्यान रखिएगा। किताब उल यामिनी पूछ लेगा तो कौन हो जाएगा, उत्तबी। और किताब उल हिंद पूछ लेगा तो अलबरूनी। अब देखिए एक चौथा है फरूकी। चौथा विद्वान का नाम क्या है, फरूकी। यह एक प्रसिद्ध कवि था। तो आप लोगों ने देखा जैसे कि मोहम्मद गजनवी से जितने प्रश्न बनते हैं वो सारी टॉपिक को मैं आप लोगों को सारी पॉइंट को कवर करवा दिया है, तो जिससे कि आप लोगों को काफी फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, हरिहर प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या फिर अच्युत राय। तो ध्यान रखिएगा जो प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर था उसका निर्माण जो करवाया था ये कृष्ण देवराय ने करवाया था। कृष्ण देवराय ने विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। आइए अब कृष्ण देवराय के शासनकाल को हम लोग पढ़ते हैं। कृष्ण देवराय ने क्या क्या किया है उन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए कृष्ण देवराय का जो शासनकाल था ये 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक था। ये 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक शासन करता है। देखिए अभी ये वंश ये विजयनगर के तुलु वंश से संबंधित है, ठीक ना। विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश जो तुलु वंश था ये उसी का शासक था। इसके बाद उपाधि, आंध्र भोज की उपाधि, अभिनव भोज, यवन राज, स्थापनाचार्य, ये सभी उपाधि किसको धारण था, तो कृष्ण देवराय का। कृष्ण देवराय आंध्र भोज, अभिनव भोज, यमन राज इन सभी उपाधि धारण किया था। खास बात, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो देखिए बाबरनामा में बाबर ने क्या बताया है, तो कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये पॉइंट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए रायचूर का युद्ध जो कि 1520 में लड़ा जाता है। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को हराकर रायचूर दोआब पर कब्जा कर लेता है। देखिए ये दोआब था। दोआब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना उसे दोआब कहा जाता है। तो ये दोआब के लिए जो युद्ध हुआ था जिसे रायचूर का युद्ध कहा जाता है ये 1520 में लड़ा गया था। और ये इस युद्ध में कृष्ण देवराय ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को हराता है, ठीक ना। और हराकर दोआब पर कब्जा कर लेता है।
उसके बाद गजपति शासक पर विजय, उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया। कृष्णदेवराय ने किसको हराए थे? तो उड़ीसा के जो गजपति शासक प्रताप देव थे उसको। चलिए उसके बाद देखिए तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग, इनके शासन इनके काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तो किनके काल को? कृष्णदेवराय का काल को तेलुगु साहित्य, ध्यान रखिए, तेलुगु साहित्य का क्या कहा जाता है? तो क्लासिक युग कहा जाता है। स्वयं लेखक यानी कि कृष्णदेवराय स्वयं एक लेखक थे, इन्होंने दो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। कृष्णदेवराय एक स्वयं लेखक थे। क्या क्या लिखा था? तो अमुक्त मालदय, ये तेलुगु में शासन कला पर आधारित था। अमुक्त मालदय किसकी रचना है? तो कृष्णदेवराय के, यह तेलुगु में शासन कला पर आधारित था। उसके बाद जम्बवती कल्याणम, यह संस्कृत में था। जम्बवती कल्याणम ये किसकी पुस्तक था? तो कृष्णदेवराय का। ध्यान रखिएगा ये दोनों पुस्तक जो है कृष्णदेवराय का है। अष्टदिग्गज, इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि रहते थे, जिनमें अलसानी पेदन्ना तेलुगु कविता के पितामह जिन्हें कहा जाता था, तेनालीराम जो सबसे प्रसिद्ध थे। तो ध्यान रखिएगा अष्टदिग्गज पूछेगा किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के, जिसमें कि अचाली पेदन्ना, इन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। और तेनालीरामा का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, तो काफी प्रसिद्ध थे। अब देखिए स्थापत्य एवं निर्माण, कृष्णदेवराय ने क्या क्या निर्माण करवाया था? जैसे हम्पी के मंदिर, प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो कृष्णदेवराय। प्रसिद्ध विठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण। नगर स्थापना, अपनी माता के याद में नागलपुर नामक शहर कौन बसाया था? कृष्णदेवराय। नागलपुर शहर किसने बसाया था? तो कृष्णदेवराय। गोपुरम, मंदिरों में भव्य प्रवेश द्वार जिन्हें राय गोपुरम कहा जाता था, ये इन्हीं के समय विकसित हुआ। तो ध्यान रखिएगा मंदिरों में जो गोपुरम होता है किसके समय विकसित हुआ था? कृष्णदेवराय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय के किस कक्ष में सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है? मानव हृदय जो होता है तो सबसे पहले किस अक्ष में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है? दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय या फिर बाया निलय? आप सभी को पता ही होगा हम लोग जो मानव के हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होता है, ठीक ना, जिसमें दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त जो क्या है कि ब्लड जाता है ये बाया अलिंद में जाता है, ठीक ना, बाया अलिंद में जाता है, ध्यान रखिएगा बाया अलिंद में। अब देखिए उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, हृदय में रक्त के प्रवाह को। तो देखिए फेफड़ा से शुद्ध रक्त प्लमोनरी शिरा के माध्यम से सबसे पहले बाया अलिंद में प्रवेश करता है। ध्यान रखिएगा फेफड़ा से रक्त शुद्ध होकर और ऑक्सीजन के साथ ये प्लमोनरी शिरा के माध्यम से सबसे पहले कहा जाता है? तो बाया अलिंद में जाता है, ठीक ना। उसके बाद बाया अलिंद से यह रक्त बाया निलय में जाता है। ध्यान रखिएगा बाया अलिंद से कहा जाता है? तो बाया निलय में जाता है। उसके बाद बाया निलय से महाधमनी में, ठीक ना, महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले बाया अलिंद में जाता है और बाया अलिंद से बाया निलय में जाता है। उसके बाद बाया निलय से महाधमनी होते हुए पूरे शरीर में ये ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाया जाता है। उसके बाद देखिए दायां भाग, हृदय का दायां हिस्सा शरीर से आए अशुद्ध रक्त CO2 युक्त को प्राप्त करता है और उसे फेफड़ों में भेजता है। उसमें देखिए अब जो हृदय का दायां भाग होता है वह शरीर का जो अशुद्ध खून होता है जिसमें कि CO2 मिला रहता है उसको क्या करता है कि प्राप्त करके उसे फेफड़ा में भेजता है, ठीक ना, उसे क्या करता है? फेफड़ा में भेजता है। देखिए बाया निलय हृदय का सबसे मजबूत और बड़ा कक्ष होता है। ध्यान रखिएगा बाया निलय की बात हो रही है। बाया निलय जो है ये हृदय की सबसे मजबूत और बड़ा कक्ष होता है क्योंकि उसे पूरे शरीर में रक्त का पंप करना होता है। तो बाया निलय क्या करता है कि पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है, ठीक ना। तो ध्यान रखिए ये सबसे मजबूत और बड़ा होता है। अब देखिए हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। वजन 250 से 300 ग्राम होता है। देखिए कक्ष की बात करें तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं जो कि जिनमें 2 अलिंद और 2 निलय, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा 2 अलिंद और 2 निलय होता है, ठीक ना। 2
अलिंग और दो निलय। तो इसमें से दो में शुद्ध रक्त जाता है और दो में अशुद्ध रक्त रक्त ठीक ना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। आवरण, हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। हृदय जो होता है ये पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है हार्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मुलस्का। मुलस्का संघ के जंतुओं की पहचान क्या है? मुलस्का संघ के जंतुओं की पहचान क्या है? ऑप्शन ए है कोमल शरीर और अक्सर कैल्शियम का कवच है। ऑप्शन बी है शरीर का कांटेनुमा संरचना। ऑप्शन सी है केवल पानी में रहना। ऑप्शन डी है रीढ़ का हड्डी होना। तो देखिए जो मोलस्का संघ के जंतु होते हैं उनका जो शरीर होता है कोमल होता है और अक्सर उसमें कैल्शियम का कवच होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक ना। तो देखिए जो मोलस्का संघ है यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ध्यान रखिएगा। मोलस्का संघ जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है और देखिए बहुत कोमल और अक्सर कैल्शियम कवच से ढका हुआ, यानी कि इनका जो शरीर होता है बहुत ही कोमल होता है और अक्सर कैल्शियम के कवच से ढका हुआ रहता है। रक्त, रक्त क्या होता है? नीला होता है हीमोसाइनिन के कारण। जो ये मोलस्का संघ के प्राणी होते हैं इनके रक्त कैसा होता है? नीला होता है। क्यों? तो हीमोसाइनिन के कारण, हीमोसाइनिन के कारण श्वसन, ये लोग श्वसन गिल्स के माध्यम से करते हैं। गिल्स जिसे कि टिनिडिया भी कहा जाता है, गिल्स या टिनिडिया द्वारा। विशेष अंग, भोजन के लिए रेती जैसी अंग जिसे रेडुला कहा जाता है। भोजन के लिए रेती जैसी अंग जिसे रेडुला कहा जाता है, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक ना। ये भोजन के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं? तो रेडुला। अब देखिए मोलस्का संघ के उदाहरण, मोलस्का संघ के उदाहरण क्या हो गया? तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश कहा जाता है, ठीक ना। ऑक्टोपस ये भी मोलस्का संघ में आता है। घोंघा ये भी मोलस्का संघ में आता है। सीप ये इससे मोती बनता है, ठीक ना। ये भी कहाँ आता है? किसमें आता है? तो मोलस्का में। कटल फिश, कटल फिश भी मोलस्का संघ में आता है। तो ये सभी मोलस्का संघ के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? माल्याद्रि, सह्याद्री, नीलगिरी या फिर अन्नामलाई। तो ध्यान रखिए पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। पश्चिमी घाट जो है इसको महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री। आइए अब हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। तो देखिए सह्याद्री जो कहा जाता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में पश्चिमी घाट को इसी नाम से पुकारा जाता है, ठीक ना। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के जो पश्चिमी घाट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री। नीलगिरी, देखिए नीलगिरी जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, ठीक ना। जहाँ पूर्वी घाट, जैसे मान लीजिए ये पश्चिमी घाट हो गया और ये पूर्वी घाट हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर जो मिलन बिंदु है यहीं पर नीलगिरी पहाड़ियां है, ठीक ना। नीलगिरी पहाड़ियां यहीं पर है। उसके बाद देखिए मलयाद्री, मलयाद्री यह नाम अक्सर पूर्वी घाट या दक्षिण के कुछ हिस्सों के लिए है। जो मलयाद्री है यह पूर्वी घाट के दक्षिण के कुछ हिस्सों के लिए है और ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया जाता है। अब देखिए अन्नामलाई काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्नामलाई यह केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। अन्नामलाई कहाँ पर है? तो केरल और तमिलनाडु। अन्नामलाई से काफी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ जहाँ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, हाँ देखिए अन्नामलाई का भाग है जो अनाईमुड़ी है और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। तो क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो अनाईमुड़ी। और एक चीज ध्यान रखिएगा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंसिल बनाने में मुख्य रूप से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में मुख्य रूप से किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? सागौन, सीडर, शीशम या फिर पीपल। तो ध्यान रखिएगा पेंसिल बनाने के लिए जो लकड़ी का यूज किया जाता है उस पेड़ का नाम है सीडर, ठीक ना। सीडर का लकड़ी का यूज किया जाता है पेंसिल बनाने में। अब देखिए सीडर, इसे हिंदी में देवदार भी कहा जाता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा सीडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? देवदार। देवदार कैडरवुड, कैडरवुड क्या होता है कि पेंसिल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि यह मुलायम होती है और इसमें गांठें नहीं होती और इसे शार्प करना
यानी छीलना बहुत आसान होता है, ठीक ना। तो सीडर की ये कुछ विशेषता है जो कि ये मुलायम होती है और इसमें गांठ नहीं होता है और ये छीलने में भी आसान होता है। जैसे कि हम लोग पेंसिल छीलते हैं तो कितना आसानी से छिल जाता है। तो इसी कारण इस जो पेड़ है इसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। अब देखिए इंसेंस सीडर वर्तमान में अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाली पेंसिल से बनाई जाती है। जो ये इंसेंस सीडर है वर्तमान में अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाली जो पेंसिल बनती है वो इसी से बनता है, ग्रेफाइट। पेंसिल के अंदर का लेड जो होता है, पेंसिल के अंदर जो लेड ब्लैक कलर का जिसे कि लिखा जाता है वो वास्तव में शीशा नहीं होता है बल्कि ग्रेफाइट और मिट्टी का मिश्रण होता है। क्या होता है? यह ग्रेफाइट और मिट्टी का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट और मिट्टी का मिश्रण होता है। वो जो ब्लैक भाग होता है ग्रेफाइट और मिट्टी का मिश्रण होता है। भारतीय संदर्भ भारत में कश्मीर का उखू गांव में पेंसिल के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने का प्रमुख केंद्र है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पेंसिल बनाने का लकड़ी है इसका पेड़ कहाँ पर मिलता है? तो कश्मीर में, ठीक ना। कश्मीर में मुख्य रूप से चिनार और देवदार, ठीक ना, ये सभी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? एंडीज एजिप्टी, मादा एनाफिलीज, क्यूलेक्स या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज मलेरिया रोग का वाहक है। तो आइए अभी हम लोग सभी रोग और उसके वाहक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। सभी रोग और उसके वाहक, जैसे देखिए तो ये इधर मलेरिया है और इसके देखिए वाहक कौन हो जाएगा? मादा एनोफेलिस मच्छर। मलेरिया का वाहक मादा एनोफेलिस मच्छर और इसका कारक पूछेगा तो प्लाज्मोडियम। वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर और वाहक कारक प्लाज्मोडियम। डेंगू, डेंगू का वाहक पूछेगा तो हो जाएगा एडिस इजिप्टी मच्छर। एडिस इजिप्टी मच्छर और इसका कारक वायरस। डेंगू वायरस के कारण होता है। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया का वाहक पूछेगा तो हो जाएगा एडिस इजिप्टी मच्छर। एडिस इजिप्टी मच्छर और ये भी वायरस के कारण होता है। फाइलेरिया, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर। फाइलेरिया जो होता है इसका वाहक क्यूलेक्स मच्छर होता है और यह कृमि के कारण होता है, ठीक ना। इसे कृमि वर्म यानी कि वर्म के कारण होता है। कालाजार, इसका जो वाहक होता है सैंड फ्लाई, जिसे बालू मक्खी कहा जाता है। कालाजार का वाहक कौन है? तो सैंड फ्लाई। और ये लेशमीनिया यानी कि प्रोटोजुआ के कारण होता है, ठीक ना। प्रोटोजुआ के कारण होता है। नींद की बीमारी, नींद की बीमारी का वाहक कौन है? तो सीसी मच्छर। सीसी मच्छर और यह इसका कारक पूछ लेगा तो हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। अब देखिए पूछ लेगा कि जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक ना। जीवाणु से होने वाले रोग तो ये देखिए हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, टिटेनस, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग है, ठीक ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। जीवाणु से होने वाले रोग हैजा, क्षय रोग जिसे टीबी कहा जाता है, टाइफाइड और टिटेनस। अब देखिए वायरस से होने वाला रोग एड्स, चेचक, पोलियो, पीलिया। एड्स, चेचक, पोलियो, पीलिया ये किससे होता है? तो वायरस के कारण होता है। प्रोटोजुआ से होने वाला रोग पेचिस और पायरिया। प्रोटोजुआ से होने वाला रोग पेचिस और पायरिया। उसके बाद देखिए कवक है। कवक से होने वाला दाद, एथलीट कूट। कवक से होने वाला रोग दाद और एथलीट कूट और ये कवक से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया था के बीच लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। तो ध्यान रखिए जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था और द्वितीय पानीपत का युद्ध अकबर और हेमू के बीच और तृतीय पानीपत का युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए तराइन के युद्ध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हरियाणा के तराइन, वर्तमान में यह ताराओरी क्षेत्र है, ठीक ना।
नामक स्थान पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए और मोहम्मद गौरी के पीछे हटना पड़ा, ठीक ना। इसमें कौन विजयी हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में लड़ा जाता है। अगले ही वर्ष इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, जिससे भारत में मुस्लिम शासन का नींव पड़ी। तो ध्यान रखिएगा, जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, ठीक ना। और मोहम्मद गौरी ये जयपाल के साथ मिलकर क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। अब देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी ये 1526 के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ते हैं। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जिससे मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम शासन समाप्त होकर क्या मुगल साम्राज्य ये स्थापित कर देता है कौन? इब्राहिम लोदी। सॉरी, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर। उसके बाद देखिए अकबर और हेमू, अकबर और हेमू द्वारा 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और मराठा और अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। तो ये सभी युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में व्यावसायिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारत में व्यावसायिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1955, 1969, 1980, 1949। तो ध्यान रखिएगा, भारत में व्यावसायिक बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कब? 1969 में। देखिए प्रथम चरण 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी सरकार ने 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के सरकार में। कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद द्वितीय चरण 15 अप्रैल 1980, 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए थी, ठीक है। पहला चरण में जिस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उन लोगों का जमा राशि 50 करोड़ था, लेकिन दूसरी चरण में 200 करोड़, ध्यान रखिएगा 200 करोड़। पूछ लेगा एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1955 में। और यह पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। तो ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो म्यूचुअल फंड को भारत में कौन सी संस्था विनियमित यानी कि रेगुलेट करती है? ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड को भारत में कौन सी विनियमित संस्था विनियमित यानी कि रेगुलेट करती है? आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, वित्त मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड को जो भारत में संस्था विनियमित करती है उसका नाम है सेबी, ठीक ना। सेबी रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड को। अब देखिए सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार को रेगुलेट करती है। तो ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार को कौन रेगुलेट करता है? तो सेबी। इसकी स्थापना 1988 में हुई और इसे संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला। तो सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में, और इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 में, संवैधानिक दर्जा 1992 में। आरबीआई यह बैंकों और मौद्रिक नीति को रेगुलेट करता है। ध्यान रखिए, आरबीआई क्या करता है? तो यह बैंक को, जैसे कि आरबीआई को आप सभी को पता होगा बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो ये सभी अपने वाणिज्य बैंकों का क्या करता है? रेगुलेट करता है, और मौद्रिक नीति को भी ये रेगुलेट करता है। आईआरडीआई यह बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करता है, बीमा क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस जो करवाया जाता है ना, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो आईआरडीआई। उसके बाद आईएमएफआई यह म्यूचुअल फंड का एक संस्था है, म्यूचुअल फंड का ही एक संस्था है, लेकिन मुख्य रूप से रेगुलेट सेबी ही है, रेगुलेटर सेबी ही है, ध्यान रखिएगा। तो इन सभी का रेगुलेट कौन करता है? सेबी। अब देखिए सेबी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सेबी इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में, 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना होता है गैर संवैधानिक निकाय के रूप में, और इसे संवैधानिक दर्जा कब मिलता है? तो 30 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा मिलता है सेबी एक्ट 1992 के तहत, सेबी एक्ट 1992 के तहत। मुख्यालय इसका पूछेगा तो मुंबई, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कहा है, किसका मुख्यालय है? तो सेबी का। वर्तमान अध्यक्ष 2026 में वर्तमान अध्यक्ष इसका तुहिन कांता पांडे। काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट है ना, ध्यान रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो तुहिन कांता पांडे।
उन्होंने 1 मार्च 2025 को कार्यभार संभाला और माधवीपुरी बुच का स्थान लिया। तो ध्यान रखिएगा, माधवीपुरी बुच तुहिन कांता पांडे से पहले ये सेबी के अध्यक्ष थे। वह सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं। तो कौन? तुहिन कांता पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं। सेबी के 11वें अध्यक्ष हैं। मुख्य कार्य निवेशों के हित में रक्षा करना, निवेशकों के हितों का रक्षा करना, म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करना, बाजार में धोखाधड़ी और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, बाजार में धोखाधड़ी और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, ये सभी किसका कार्य है? तो सेबी का कार्य है। ध्यान रखिएगा, ये सभी सेबी का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीतामढ़ी, अररिया, मुजफ्फरपुर या फिर किशनगढ़? तो ध्यान रखिएगा, जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है उसका नाम है मुजफ्फरपुर। ठीक है ना, मुजफ्फरपुर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिए, सभी जिला को हम लोग देख लेते हैं जो कि दूसरे राज्य या देश से लगे हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार के जो जिले हैं उत्तर प्रदेश से 8 जिला लगे हैं। बिहार के 8 जिला उत्तर प्रदेश से लगा है। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश कितने? 8 है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले, झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, आराम से रहो ना इधर, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार। तो झारखंड से भी 8 जिले। इसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नेपाल से 7 राज्य, नेपाल से 7 जिले लगते हैं बिहार के। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो नेपाल के साथ कितने जिले? 7 जिले। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब देखिए, रोहतास जो है ये यूपी और झारखंड दोनों से लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, रोहतास जो है ये यूपी और झारखंड दोनों से लगा हुआ है। कटिहार, यह भी बंगाल और झारखंड दोनों से लगा हुआ है। कटिहार बंगाल और झारखंड दोनों से लगा हुआ है। किशनगंज, ये भी बंगाल और नेपाल दोनों से लगा हुआ है। तो ये दो राज्य या देशों से लगे जिले हैं, ठीक ना, बिहार के। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक सबको पता होगा, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कहाँ पर है? तो इधर है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। तो आइए हम लोग लोधी वंश से संबंधित सारी चीज देख लेते हैं। तो देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। और यह 1951 से 1979 तक शासन 1989 तक शासन करता है। सॉरी, 1451 से लेकर 1489 तक, 1451 से लेकर 1489 तक ये शासन करता है। इसने बहलोल सिक्के चलाए। बहलोल लोधी ने क्या किया? तो बहलोल सिक्के भी चलवाया था। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में कौन मिलाया था? तो बहलोल लोधी। जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में कौन मिलाया था? तो बहलोल लोधी। अब देखिए, लोधी वंश के ही शासक था सिकंदर लोधी। यह सबसे प्रतापी शासक इसको माना जाता है। सिकंदर लोधी जो है ये लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक इसको माना जाता है। आगरा की स्थापना कौन करवाया था? तो सिकंदर लोधी, 1504 में। आगरा की स्थापना कौन कराया था? तो 1504 में। इसने आगरा शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। गज ए सिकंदरी भूमि मापने की इकाई थी, ठीक ना। गज ए सिकंदरी क्या था? तो भूमि मापने की इकाई थी, जिसकी शुरुआत सिकंदर लोधी ने करवाया था। सिकंदर लोधी। गुलरुखी इस नाम से वह फारसी में कविताएं लिखता था, ठीक ना। सिकंदर लोधी जो था गुलरुखी, यानी कि इस नाम से वह फारसी में कविताएं गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। अब देखिए, इब्राहिम लोधी जो है कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर क्या किया कि इस युद्ध के साथ दिल्ली सल्तनत तो समाप्त हुई और मुगल वंश की शुरुआत हुई। तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने क्या कर देता है? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा। और वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। तो इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने क्या किया कि क्या हुआ कि मैदान में मारा गया। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम, उड़ीसा, केरल और पंजाब। सभी लोग क्लिक कर लिए होंगे। असम, बिहू जो है ये असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। अब देखिए,
सभी राज्यों का जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे असम, असम का बिहू और बगुरम्बा, असम का बिहू और बगुरम्बा दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। राजस्थान का है घूमर, कालबेलिया और कठपुतली, राजस्थान का घूमर, कालबेलिया और काठपुतली। पंजाब का ध्यान रखिएगा भांगड़ा, गिद्धा, भांगड़ा पुरुषों द्वारा और गिद्धा महिलाओं द्वारा, भांगड़ा पुरुषों द्वारा और गिद्धा महिलाओं द्वारा। गुजरात, गुजरात में गरबा और डांडिया, गुजरात में गरबा और डांडिया, गुजरात का जो है गरबा और डांडिया। उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला और चरकुला, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, रासलीला और चरकुला। बिहार का जाट जटिन, विदेशिया और झिझिया, बिहार का जाट जटिन, विदेशिया, झिझिया, बिहार का जाट जटिन, विदेशिया, झिझिया। केरल का मोहिनी अट्टम, कथकली, कथकली जो कि ये देखिए केरल के जो मोहिनी अट्टम और कथकली है ये दोनों शास्त्रीय नृत्य भी है, दोनों क्या है शास्त्रीय नृत्य भी है। उसके बाद देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु के लोक नृत्य भरतनाट्यम और करगाम, भरतनाट्यम भी क्या है कि शास्त्रीय नृत्य है, और करगाम। उसके बाद ध्यान रखिएगा ओडिशा, ओडिसी और छऊ, ओडिसी और छऊ ये दोनों उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। अब देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लावणी और कोली, महाराष्ट्र के कौन कौन है लावणी और कोली। उसके बाद कर्नाटक के यक्षगान, कर्नाटक के कौन सा लोक नृत्य है तो यक्षगान, यक्षगान। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नाटी और चंबा, हिमाचल प्रदेश के नाटी और चंबा, हिमाचल प्रदेश नाटी और चंबा। झारखंड के छऊ, सराउल, झारखंड के छऊ और सराउल, झारखंड के छऊ और सराउल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं। भारत के बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं। केवल दीवानी मामले, केवल फौजदारी मामले, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी सभी मामले, केवल मौलिक अधिकारों का हनन। तो ध्यान रखिएगा ये बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय अधिकार यानी कि किस किस मामले में आप अपील कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये संवैधानिक मामले में भी आप अपील कर सकते हैं, दीवानी मामले में भी और फौजदारी मामले में भी। तो इन सभी मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि अपील कर सकते हैं। आप देखिए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या 132 क्या कहता है तो संवैधानिक मामलों में अपील। अनुच्छेद 32 ये क्या करता है कि अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में अपील करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 133 यह दीवानी मामलों में अपील करने का अधिकार देता है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सभी अधिकार है, ठीक ना। अनुच्छेद 134 यह फौजदारी मामलों के लिए क्या है कि अपील करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 134 है। विशेष अनुमति यानी कि SLP, अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनने का विशेष शक्ति रखता है। तो जो आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट केस लेके जाते हैं तो इसी अनुच्छेद के तहत क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की विशेष शक्ति रखता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था नई दिल्ली में। अनुच्छेद 124 से 147 तक और भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय का गठन किसमें है तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है और यह भाग 5 के अंतर्गत आता है। कुल जज, कुल इसमें 34 जज है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य है। नियुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है। रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष, रिटायरमेंट उम्र क्या है तो 65 वर्ष। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, शपथ कौन दिलाता है न्यायाधीश को तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, शपथ राष्ट्रपति। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कराता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन कराता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद। तो ध्यान रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही कराता है, ठीक ना, राष्ट्रपति ही कराता है। अब देखिए संविधान का अनुच्छेद 315 से 323 भाग कौन सा है 14 यूपीएससी का वर्णन है। तो यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किसमें है तो अनुच्छेद 315 से 323, अनुच्छेद 315 से 323 तक है और अनुच्छेद किसमें है तो 14 में है। उसके बाद नियुक्तियां और नियुक्ति और कार्यकाल, नियुक्ति और कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक ना। ये कार्यकाल कितने तक का होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इस्तीफा, ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, अपना त्यागपत्र किसको तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
प्रथम अध्यक्ष सर सौर बारकर 1926। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सर रॉस बारकर, सर रॉस बारकर 1926। वर्तमान अध्यक्ष 2024, वर्तमान अध्यक्ष 2024 से डॉक्टर मनोज सैनी के इस्तीफा के बाद प्रीति सूदन ने पदभार ग्रहण किया है। तो कौन है? तो डॉक्टर मनोज सैनी के इस्तीफा के बाद प्रीति सूदन ये वर्तमान में क्या है कि अध्यक्ष है, प्रीति सूदन। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति प्रमुख पद, यानी कि जो राष्ट्रपति को पद की नियुक्ति करने का अधिकार है, किस किस को है, वही हम लोग देख लेते हैं। पीएम और केंद्रीय मंत्री। पीएम और केंद्रीय मंत्री का पीएम और केंद्रीय मंत्री का नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल का भी राष्ट्रपति। एचसी और एचसी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति। सीएजी और महान्यायवादी का क्या है कि नियुक्ति कौन कराता है? तो राष्ट्रपति। यूपीएससी और चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का